आपने नोटिस किया है कि यूके में आजकल ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है? Paedophile gangs, because that's what it is. We're talking underage girls. The UK's so-called grooming gangs. After she exposed child abuse and corruption. Now to the grooming gang scandal that simply will not. एक्स पर इस टॉपिक पर काफी डिबेट एंड डिस्कशंस चल रहे हैं और एक्स के मालिक इलॉन मस्क तक इस डिस्कशन में शामिल है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ग्रूमिंग गैंग्स का टर्म अभी का नहीं है। पहले भी ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में कभी कभी न्यूज में आया था, लेकिन लोगों ने इसे कभी इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन 2025 में ये बात बदल गई है और अब लोग ओपनली प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के इश्यू को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक की क्रोनोलॉजी समझते हैं। यूके में ग्रूमिंग गैंग्स उन ग्रुप्स को कहते हैं जो मिलकर वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, ज्यादातर माइनर्स का एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। ये टर्म तब प्रोमिनेंट हुआ जब कुछ हाई प्रोफाइल केसेस सामने आए जिसमें ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ने कमजोर परिवारों की लड़कियों को टारगेट किया। ये गैंग्स अपने विक्टिम्स को अटेंशन, गिफ्ट्स या फिर ड्रग्स और अल्कोहल के जरिए ग्रूम करते हैं और फिर उनका अब्यूज करते हैं। विक्टिम्स ज्यादातर फॉस्टर केयर या फिर गरीब घरों से होती हैं और परपिटेटर्स अक्सर ग्रुप्स में काम करते हैं और मोस्टली ये पाकिस्तानी माइग्रेटेड है जो यूके में जाकर रह रहे हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन से ट्रस्ट जीतने के बाद ये गैंग्स विक्टिम्स को फोर्स करके सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं और कभी कभी उन्हें ग्रुप्स मेंबर्स के बीच पास करते हैं या दूसरे लोकेशंस पे इन बच्चियों की ट्रैफिकिंग करते हैं। क्रोनोलॉजी ने ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में रिसर्च की, तब जाके एक रिपोर्ट के बारे में पता चला। ये रिपोर्ट 2024 में पब्लिश हुई थी और इसने यूके में ग्रूमिंग गैंग्स की सच्चाई को पब्लिक के सामने रखा। ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी क्योंकि इसने सिर्फ रॉथरहम के स्केल ऑफ अब्यूज को ही नहीं दिखाया बल्कि उन सिस्टमैटिक फेलियर्स को भी एक्सपोज किया जो इन क्राइम्स को रोकने में फेल रहे। जे रिपोर्ट एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का रिजल्ट थी जो प्रोफेसर एलेक्सिस जे ने लीड की। ये रिपोर्ट 1997 से 2013 के बीच रॉथरहम में होने वाले चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पर फोकस करती है। इस रिपोर्ट की शुरुआत तब हुई जब विक्टिम्स और उनके परिवार बरसों तक कंप्लेंट्स करते रहे पर उनकी आवाज को इग्नोर किया गया। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स बहुत शॉकिंग थी। इसने रिवील किया कि 1400 बच्चियां जिनमें कुछ सिर्फ 11 साल की थी, इनको सिस्टमैटिकली ग्रूम, अब्यूज और इनकी ट्रैफिकिंग भी की गई। ये गैंग्स विक्टिम्स को मैनिपुलेट करते थे, ड्रग्स और अल्कोहल का यूज करते थे और उन्हें इतना डरा देते थे कि वो अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया कि लोकल अथॉरिटीज, पुलिस और सोशल सर्विसेज को इन क्राइम्स के बारे में पता था लेकिन उन्होंने कभी सीरियस एक्शन नहीं लिया। इसके बजाय वो अपनी कम्युनिटी रिलेशंस या पॉलिटिकल करेक्टनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते रहे। जे रिपोर्ट की फाइंडिंग्स काफी शॉकिंग थे। इसने ये भी बताया कि कई परपिटेटर्स पाकिस्तान से माइग्रेटेड हुए मुस्लिम्स थे। ये इतना सेंसिटिव इशू होने के बाद भी अथॉरिटीज ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर उन्हें पता था कि ये इतना सीरियस इशू है तो फिर वो एक्शन क्यों नहीं लेते थे? क्या उन्हें सोशल हार्मनी बिगाड़ने का डर था या फिर कम्युनिटी बैकलैश का? विक्टिम्स के कंप्लेंट्स को भी इग्नोर किया गया और उन्हें ब्लेम करने की कोशिश की गई जिससे उनका ट्रॉमा और बढ़ गया। जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो इंडिपेंडेंट मीडिया और पब्लिक का रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था जिसमें लोगों ने इस इशू को सीरियसली लिया और लोकल अथॉरिटीज के अगेंस्ट डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी उठाई। लेकिन जे रिपोर्ट के आने के बाद भी ग्रूमिंग गैंग्स के केसेस कम नहीं हुए बल्कि कुछ जगह पर ये केसेस बढ़ने भी लगे। इस रिपोर्ट ने ज्यादातर पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाया और अथॉरिटीज पर प्रेशर डाला, लेकिन जो सिस्टमैटिक फेलियर्स थे वो अभी तक चल ही रहे हैं। ये रिपोर्ट एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन ग्रूमिंग गैंग्स के केसेस का बढ़ना एक कॉम्प्लेक्स इशू था जो सिर्फ एक रिपोर्ट के बाद सॉल्व नहीं हो सकता था। रॉथरहम की रिपोर्ट के बाद दूसरे शहरों में भी सिमिलर ग्रूमिंग केसेस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जैसे रॉचडेल ग्रूमिंग केस में 9 मेल को कन्विक्टेड किया गया जो 16 यंग गर्ल्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ये केसेस 2008 से 2010 के बीच के थे। उसके बाद ऑक्सफोर्ड 2011 में भी 13 गर्ल्स के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन की गई। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा केस था टेलफोर्ड ग्रूमिंग स्कैंडल। 1980 से 1910 तक ये चला था जिसमें 1000 से भी ज्यादा लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया। फिर हडर्सफील्ड ऑपरेशन टेंडर सी 2005 से 2010 तक चला। उसमें भी 15 यंग लड़कियों के साथ सिमिलर एक्सप्लॉइटेशन हुई जो 2018 में पब्लिक किया गया। ये सिर्फ कुछ केसेस हैं, ऐसे और भी बहुत नाम हैं। इन सभी केसेस ने ग्रूमिंग गैंग्स के डेंजरस और ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क को एक्सपोज किया और अथॉरिटीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। ये केसेस शो करते हैं कि ग्रूमिंग गैंग्स एक नेशन वाइड इशू बन चुका है जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाउन्स तक लिमिटेड नहीं है। Saying it as a child prostitute.
What there is a child who's been abused. The 9 men have been released on bail. How many victims? 47. And when they went to the police, nothing was done about it. No one bothered. What do you think that does to a kid? We treat them as human beings and we say we're sorry. What is the point if a jury is not going to believe she's telling the truth? I watched her interviews and I believed her. अगर हम बात करें ग्रूमिंग गैंग्स के राइज की, तो एक रीजन ये भी है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज बढ़ गया था, जहां प्रेडेटर्स को आसानी से लड़कियों तक पहुंचने का मौका मिलता है। ये भी एक मेजर रीजन है कि केसेस क्यों ज्यादा हो रहे हैं। अथॉरिटीज ने रिपोर्ट के बाद कुछ रिफॉर्म जरूर किए, जैसे कि पुलिस और सोशल सर्विसेज में कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना और ग्रूमिंग गैंग्स के प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना। पर अभी भी ये इशू उतना सीरियस है कि उनके सोल्यूशन में टाइम लग रहा है और ग्रूमिंग गैंग्स के मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना और उनका नेटवर्क्स को तोड़ना काफी चैलेंजिंग हो गया है। जय रिपोर्ट के बाद कुछ रिफॉर्म्स किए गए पब्लिक प्रेशर की वजह से, लेकिन ग्रूमिंग गैंग्स का इशू स्टिल आज भी डीप रूटेड है, जिन पर अथॉरिटीज कोई एक्शन नहीं ले पाई और इसके लिए सिस्टमैटिक चेंज और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की जरूरत है। जब कुछ विक्टिम्स ने पुलिस को अपनी स्टोरी बताई तो उन्हें सीरियसली नहीं लिया गया। And I should warn you, you may find it distressing. They were teenagers when we first filmed them. Now young women, they're still waiting for justice. Sarah says she still sees the men who abused her as a child in town, one of them recently. He was so close to me and I felt so sick that he'd been anywhere near me. It's a horrible, horrible feeling that comes. I can see him sometimes in my local Tesco's. पुलिस को पता था ग्रूमिंग हो रही है, लेकिन उन्होंने इन केसेस को इग्नोर किया। लड़कियों को ब्लेम किया गया और उनके एक्यूजेशंस को लाइटली लिया गया। जब ये ग्रूमिंग केसेस पब्लिक हुए तो सबने ये देखा कि कैसे अथॉरिटीज ने इन केसेस को इग्नोर किया और विक्टिम्स को ब्लेम किया। इस तरह के केसेस एक और सीरियस इशू को रेज करते हैं, जो कि ना सिर्फ यूके बल्कि दुनिया भर में हो रहे हैं। इंडिया में भी इस तरह के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के इंसिडेंट सामने आए थे, जिसमें अजमेर स्कैंडल काफी प्रोमिनेंट है। अजमेर सेक्स स्कैंडल जो 1992 में शुरू हुआ था, एक ऐसा केस जिसमें बड़ी स्केल पर सेक्सुअल अब्यूज किया गया था, जिसमें 2 अक्यूज्ड ब्रदर्स और कई हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स शामिल थे। ये केस भी उनके इन्फ्लुएंस और पावर की वजह से काफी टाइम तक चलने दिया। ये सिर्फ एक केस नहीं था जिसमें लोग शॉक्ड हो गए थे। इसके अलावा ऐसे केसेस इंडिया में भी देखे गए हैं, जहां यंग लड़कियों को ग्रूम किया गया था और उन्हें अपनी जान की कीमत पर अब्यूज का सामना करना पड़ा। ये केसेस हमें ये समझाने में मदद करते हैं कि ग्रूमिंग का प्रोसेस फिजिकल और इमोशनल मैनिपुलेशन से शुरू होता है, जो विक्टिम को अपने अब्यूजर के कंट्रोल में लाता है। हमने जब और रिसर्च की तो एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सेप्ट करती नजर आ रही है कि 2,05,000 अंडर एज ब्रिटिश लड़कियों को माइग्रेटेड पाकिस्तानी मुस्लिम्स ने रेप किया है। इससे ये पता चलता है कि कैसे ये क्राइम आज भी हो रहे हैं। But except that if we extrapolate nationally, the Jay report on Rotherham and other reports on Telford and Oxford, there appear to have been upwards of 250,000 young white girls raped in this century, very largely by Muslim men. And given these girls are usually raped several times a day for years, so, my lords, what is the government's answer to the Chief Constable of Northumbria, who has just said that there is every likelihood that these grooming gangs are operating in every one of our major cities? So, my lords, what is the government doing to prosecute those in authority who turned a blind eye to all this because they were afraid of being Islamophobic and so on? And what is it doing to compensate and help these victims mentally? फॉर्मर पीएम ऋषि सुनेक ने एंटी ग्रूमिंग टास्क फोर्स बनाई थी, जो अब तक हंड्रेड्स ऑफ अरेस्ट कर चुकी थी, लेकिन अभी भी काफी रेपिस्ट फ्री हैं और लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं। करंट पीएम केयर स्टारमर के टेन्योर में जब ये क्राइम्स हुए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस इशू को कवर ही नहीं किया, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जैसे चार्ली पीटर्स ने आवाज उठाई। इलॉन मस्क ने भी अब इस इशू पर ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया है। रिसेंटली ये इशू फिर से काफी वायरल हो रहा है। इलॉन मस्क ने डायरेक्टली पीएम केयर स्टारमर को चैलेंज किया उनके रोल को लेकर रॉचडेल ग्रूमिंग केसेस में। मस्क ने स्टारमर के टेन्योर को पॉइंट आउट किया जब वो 2008 से 2013 तक क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस (CPS) के हेड थे, और उन्होंने कहा कि उस वक्त जब ये रेप्स हो रहे थे, स्टारमर ने इन केसेस को होने कैसे दिया। करंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन केसेस की सभी इंक्वायरीज रोक दी हैं, लेकिन जब कुछ पेरेंट्स ने सोशल मीडिया पे इसके बारे में पोस्ट किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें जेल भेज दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हर
हर किसी को जेल भेज रही है जो इस केस के बारे में कुछ भी बोल रहा है। सारे रेपिस्ट बिल्कुल सेफ हैं गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में। मिनिस्टर जेस फिलिप्स ने इन ऑफेंसेस पर गवर्नमेंट इंक्वायरी लॉन्च करने से मना कर दिया है और उससे भी ज्यादा उन्होंने ब्रिटिश नेशनलिस्ट टी रॉबिन्सन को अरेस्ट कर लिया जो पाकिस्तानी मुस्लिम रेपिस्ट के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे थे। ये ग्रूमिंग गैंग शायद इंडिया में भी एग्जिस्ट करती हैं और ये काफी बड़े स्केल पर काम कर रही हैं। आप सभी ने इसको लव जिहाद के नाम से सुना होगा, जहां लोकल मुस्लिम्स, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स और रोहिंग्याज इसमें शामिल होते हैं। लव जिहाद ग्रूमिंग गैंग से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें लोग अपनी असली आइडेंटिटी छुपाते हैं। ये गैंग्स हर उम्र की औरतों को टारगेट करते हैं, इन्हें मजबूरन धार्मिक रूप से बदलने पर मजबूर करते हैं। कभी कभी तो ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां लड़कियों को जान से मार दिया गया। सवाल ये है, जब लेफ्ट लिबरल ब्रिटिश ग्रूमिंग गैंग्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो इंडिया में कब तक लव जिहाद को प्रोपेगेंडा बताकर ऐसे कम्युनल हार्मनी के खिलाफ बताया जाते रहेगा, जबकि फैक्ट्स दिखा रहे हैं कि ब्रिटेन की तरह भारत में भी माइनर गर्ल्स पर रिलीजियस अटैक बढ़े हैं। आज हमारे सामने ये सवाल है और हमें ये समझना होगा कि हम अपने देश की सुरक्षा और इंसाफ को कैसे बरकरार रखें। ये सिर्फ एक सोसाइटल इशू नहीं बल्कि एक सीरियस कंसर्न है जो हर किसी को अफेक्ट कर रहा है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।